नमस्कार। दिल्ली की सियासत का सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली का नेता कैसा हो। और ऐसे ही कुछ और भी सवाल हैं। मसलन, क्या मोदी का विजय रथ दिल्ली में आके रुकेगा? क्या आम आदमी पार्टी अपने वजूद को बनाए रखेगी? क्या कांग्रेस अपने खोए हुए दिन हासिल कर पाएगी? ये तमाम सवाल हैं जिसकी वजह से दिल्ली की सियासत इतनी दिलचस्प हो चली है। और हम आपको बता दें, आज इस शो में मेरे साथ 3 दिग्गज हैं और दिल्ली की सियासत से बड़ी नहीं होती जब ये 3 दिग्गज मंच पे हो। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से योगेंद्र यादव जी, बीजेपी की तरफ से सतीश उपाध्याय और कांग्रेस की तरफ से हारून यूसुफ साहब। आप तीनों का स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ ये ऑडियंस भी है। हमारे साथ एनएसयूआई के स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ एबीवीपी के स्टूडेंट्स हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी से जुड़े युवा और स्टूडेंट विंग हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। स्वागत हमारे तमाम नेताओं का। सबसे पहले आगाज करना चाहूंगा आपसे योगेंद्र जी, 2 मिनट में बताएं कि दिल्ली का नेता कैसा हो। दिल्ली का नेता कैसा हो? आम आदमी जैसा हो, जिसने आम आदमी की तरह धक्के खाए हों, दिल्ली की बस्तियों में, दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ियों में सालों अपनी चप्पल जूते घिसे हों, जिसे पता हो कि राशन की दुकान पे जाके गरीब के साथ क्या होता है। दिल्ली का नेता ऐसा हो जिसने दिल्ली के दुख दर्द के लिए संघर्ष किया हो, लाठियाँ खाई हों, वाटर कैनन झेला हो। दिल्ली का नेता वैसा हो जिसे फाइल पढ़नी आती हो, जो जानता हो कि फाइलों में कैसे कैसे चीज़ें छुपाई जाती हैं और उसका पर्दाफाश करना आता हो। दिल्ली का नेता ऐसा हो जिसके ईमान को आप हीरों से जड़ी हुई कुर्सियों से खरीद ना सकें। दिल्ली का नेता ऐसा हो जिसका एक चेहरा हो, जिसका कोई नाम हो, प्रश्नवाचक चिन्ह ना हो। दिल्ली का नेता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेंद्र जी, बहुत उम्दा अंदाज में अपनी बात रखी। और अब बारी है अब सतीश उपाध्याय जी की। सतीश जी, दिल्ली का नेता कैसा हो? और आपके 2 मिनट शुरू होते हैं अब। दिल्ली का नेता निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी सवाल है कि दिल्ली में आफ्टर ऑल होगा क्या, और दिल्ली का नेता कैसा होना चाहिए। दिल्ली अपने सीने में बहुत सारे दर्द को लिए हुए बैठी है। दिल्ली को कई बार रौंदा गया और किसी तरीके से रौंदा गया। दिल्ली में जिस प्रकार का शासन चाहिए, दिल्ली में किस प्रकार का एक नेता हो जो दिल्ली के दर्द को समझ पाए, दिल्ली में एक डिलीवरी मैकेनिज्म को वो दे पाए, दिल्ली के अंदर लोगों के जो सपने हैं उन सपनों को पूरा कर पाए, दिल्ली किस तरह से विश्व स्तरीय राजधानी बने इसको देख पाए, दिल्ली में जिस प्रकार की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान टाइम बाउंड मैनर में कर पाए। और दिल्ली का नेता ऐसा हो जो टिक करके बैठे, दिल्ली का नेता ऐसा हो जो कुछ डिलीवरी करे, दिल्ली का नेता ऐसा हो जो छोड़ करके ना भागे, दिल्ली का नेता ऐसा हो जो दिल्ली के दिल में राज करे। शुक्रिया आपका सतीश जी। और अब बारी हारून यूसुफ साहब आपकी है। आप बताएं कि दिल्ली का नेता कैसा हो और आपका वक्त शुरू होता है अब। देखिए, दिल्ली का नेता जो है, ना तो वो स्क्रिप्ट राइटर हो, ना नारे देने वाला हो और ना केवल वादे करने वाला हो। क्योंकि दिल्ली में 15 वर्ष जिस तरीके से विकास हुआ है, आज कभी कोई बिजली के नाम पे दिल्ली वालों को लूटने की कोशिश कर रहा है, कभी कोई लोकपाल के नाम पे, कभी कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के नाम पे। और दिल्ली की आवाम जो है अच्छी तरीके से समझती है कि कौन उनके लिए काम कर रहा है। पिछले 15 सालों में कांग्रेस ने जो काम दिल्ली में किए हैं, इस 1 साल के अंदर दिल्ली के लोगों को ये एहसास हो गया है कि विकास जो है बिल्कुल थम गया है। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हों, सिवाय वादे और नारों के कुछ नहीं किया। और मैं समझता हूँ दिल्ली को बेहद ज़रूरत इस बात की है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमने फ्लाईओवर्स, रोड्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और दूसरे तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़, सोशल सेक्टर में बुज़ुर्गों को पेंशन, बेवाओं को पेंशन, लाडली योजना, ये तमाम चीज़ें पिछले 1 साल से दिल्ली के लोग वंचित हैं। दिल्ली का नेता ऐसा हो जो वादे कम करे और लोगों के लिए काम ज़्यादा करे। और ये हमने 15 सालों में करने का प्रयास किया है। हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों को नारे 50% बिजली कम, 30% बिजली कम, इन्होंने प्रभावित किया हो, लेकिन 1 साल से आज जो बिजली के बिल लोगों के आ रहे हैं, जो तकरीबन 30-40% ज़्यादा हैं, और बिना बताए हुए लोगों का बिजली का लोड बढ़ाया जा रहा है। और आप जान लें कि एक गरीब परिवार जिसका लोड 2 किलोवाट से बढ़ जाता है जी, तो वो बहुत सारी जो स्कीम्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट की, चाहे वो राशन की योजना हो, चाहे वो पेंशन हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, बेवा की पेंशन हो, वो सब से वंचित हो जाता है। जी।
केवल कंपनियां अपनी मनमानी करके उनका लोड बढ़ा रही हैं और कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। और मैं समझता हूं दिल्ली को ज़रूरत है, जिस तेज़ी से दिल्ली में तरक्की हुई थी उस तरक्की को आगे ले जाने की ज़रूरत है, ना कि केवल वादे करना और नारे देना। बहुत बहुत शुक्रिया हारून यूसुफ साहब आपका। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल NSUI की तरफ से आपका सवाल। मेरा प्रश्न राजनेता योगेंद्र सर से नहीं है, मेरा प्रश्न एक राजनीति के अध्येता योगेंद्र सर से है। सर, जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा था कि जब तथ्य बदलते हैं तो मेरी धारणा बदल जाती है। क्या दिल्ली के संदर्भ में आम आदमी की पार्टी के साथ ऐसा ही हो रहा है? क्या दलित मोर्चा, वंचित मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा ही हमें जेपी के वैकल्पिक रास्ते पर ले जाएगी? आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम वक्त के साथ सीखते हैं। कई चीज़ें जो सीखने लायक होती हैं वो सीखते हैं, कई चीज़ें जो नहीं सीखने लायक होती हैं उससे दूर रहते हैं। आपने सही कहा कि दलित मोर्चा, पिछड़े लोगों का मोर्चा हमने बनाया क्योंकि हमने समझा वो लोग, दिल्ली के सबसे वंचित लोग हमारे पास आए, जो दिल्ली के सीवर की सफाई करते हैं वो लोग हमारे पास आए। उन्होंने कहा जब तक हमारे दुख दर्द को समझने के लिए आपके पास एक अलग दरी नहीं बिछी होगी हम अपनी बात कह नहीं पाएंगे। हमने उनसे सीखा, सिर झुका के सीखा। राजनीति में सीखने के लिए आए हैं, आपकी बात से भी सीख रहा हूँ। सियासत सीख रहे हैं सतीश जी या अवसरवादिता है आम आदमी पार्टी की? अब ये तो सवाल जो उन्होंने दिया है, अवसरवादिता निश्चित रूप से दिखाई देती है। लगातार बदलते रहना, अपने स्टैंड को चेंज करते रहना। आम आदमी जिस तरह से काम कर रही है वो लोगों के सामने है और समय आने पर परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को येन केन प्रकारेण सत्ता किस तरह से मिले उसमें बनाए रखने के लिए जो भी संभव है वो सब कुछ करना, ये आम आदमी की नहीं। आपका काउंटर। सतीश जी, वो ये जिन जिन मोर्चों का इन्होंने जिक्र किया उनमें से एक भी मोर्चा ऐसा है जो आपकी पार्टी में नहीं है? मुझे पता नहीं था। नहीं, सवाल मोर्चों में पार्टी का नहीं है। सवाल ये नहीं है कि हमारा पार्टी में है या नहीं। सवाल ये है कि आपकी मान्यताएं और आपके प्रश्न, उनके प्रश्न से जो दिख रहा है कि आपने जो पहले कहा और समय के साथ साथ जो आप कह रहे हैं बहुत शाइस्ता तरीके से कि हम वक्त आने पर सीख रहे हैं, आप सीख नहीं रहे। आपकी स्क्रिप्ट ही ऐसी है कि आप उनको सत्ता की तरफ ले जाने के लिए जो जो चीजें हैं उसको आप अमल करते हैं। चलिए हारून यूसुफ साहब, क्या वक्त के हिसाब से अब कांग्रेस अपनी गति नहीं रख पा रही है? इन दोनों के हिसाब से आप कहीं नहीं ठहर पा रहे हैं, क्यों? देखिए, ये बड़ा कभी कभी तकलीफ भी होती है सुन के कि जिस पार्टी को 15 साल दिल्ली के लोगों ने मौका दिया, आज हम जब डिबेट में जाते तो ऐसा लगता है कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। या तो ये तय हो गया है कि अब जो लंबे ऊंची आवाज़ में नारा लगाएगा, लंबे वादे करेगा आसमान के तारे देने की, सिर्फ उसी की बात सुनी जाएगी और कांग्रेस कहीं नहीं होगी। यहाँ तक सही है आप, क्योंकि हमने हमेशा जो कहा है उसको किया है। और मैं समझता हूँ कि अभी योगेंद्र जी जो बात कह रहे थे कि हमने आम आदमी और गरीब आदमी इन सब का ध्यान रखा है, बिल्कुल रखा है। जब तक टेलीविज़न का कैमरा चलता है तो वैगन आर चलती है, और जैसे ही टेलीविज़न का कैमरा हटता है तो फॉर्च्यूनर इनोवा आ जाती है। तो ये कौन सा रास्ता है? चलिए, कथनी और करनी का फर्क। अगला सवाल। मेरा सवाल योगेंद्र जी और सलीम से है। आज तक आपकी पार्टी के प्रशांत भूषण जी या फिर और कुछ ऐसा नेता रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के खिलाफ बयान दिए हैं। उसके अलावा अभी आपके राजौरी गार्डन से जो एक प्रत्याशी हैं जर्नैल सिंह जी, उन्होंने खालिस्तान के समर्थन में आज से पहले कुछ रैलियां भी की हैं लंदन में जाकर के। तो क्या आप राजनीति के साथ साथ एक राष्ट्र को तोड़ने का काम भी कर रहे हैं? संयोग ये है कि मैंने ये दोनों तीनों बयान खुद देखे। जैसे ही जर्नैल सिंह भाई का बात आई, मैंने खुद यूट्यूब पे जाके वो पढ़ा, अब उसको पूरा सुना एक एक। उसमें क्या प्रो खालिस्तान है, आप कृपया मुझे बताएं, मेरी कम से कम ज्ञानवर्धन हो। प्रशांत भूषण जी ने इस राष्ट्र के खिलाफ बयान दिया। मैं तो समझता हूँ जिस दिन इस देश में आंखें खुलेंगी, प्रशांत भूषण जैसे लोगों को बैठा के ये देश सर्वोच्च पद से नवाजेगा। क्योंकि मेरे दोस्त, देश की सिर्फ एक नक्शे का नाम नहीं होता, देश इंसानों का नाम होता है। जो इस देश की नक्शे में रहने वाले किसी भी इंसान के दुख दर्द के बारे में बोलता है वो देशभक्त है। ठीक है, और अब आइए हम रुख करते हैं हमारे पहले बड़े सवाल का, हमारे शो के पहले बड़े सवाल का। और क्या है वो सवाल, आइए देखते हैं। नहीं तो इनकी पार्टी डिसाइड करने की, डिसाइड तो करे कि कौन है एटलीस्ट। आज इनके यहाँ पर लाले पड़ गए हैं कि एक मुख्यमंत्री को घोषित नहीं कर पा रहे। जिस तरह की हल्की राजनीति कुछ दल कर रहे हैं, मैं किसी आम आदमी और केजरीवाल का नाम लेना नहीं चाहता हूं,
वो जैसे होता है ना कि एम्पायर भी मैं ही हूँ, प्लेयर भी मैं ही हूँ, बैट्समैन भी मैं ही हूँ, बॉलर भी मैं ही हूँ, सब मैं ही तय करूँगा कि किसका मुख्यमंत्री कौन होगा। अब ये सवाल तो दिल्ली की जनता देगी। कभी वो मुखी जी का चेहरा लगाते हैं, कभी वो स्मृति ईरानी की बात करते हैं। पार्टी का कॉन्शियस डिसीजन है। दिल्ली भी 2015 में उसी चीज को लेकर के वही पार्टी की विचारधारा, हमारा कमल, हमारा चेहरा होगा। सतीश जी, क्या दुविधा में डालती है अक्सर आम आदमी पार्टी आपको जब वो मुखी बनाम केजरीवाल या स्मृति ईरानी बनाम केजरीवाल करते रहते हैं? राजनीति में और खास करके दिल्ली की जो जनता है वो बहुत ही संवेदनशील है और राजनीति में कुछ राजनीति करने के कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं। हल्केपन की एक लिमिट होती है कि आप आम आदमी के बारे में मैं तय करूं कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस के बारे में मैं तय करूं इनका मुख्यमंत्री कौन होगा, और मैं ही ये तय कर लूं कि मेरे साथ तो अभिसार मुख्यमंत्री होंगे और मैंने ये तय कर लिया है और मेरे साथ यही लड़ेंगे। मुझे लगता नहीं कि किस तरह की राजनीति की बात हम कर रहे हैं। बहुत एक त्वरित रिटॉर्ट चाहूंगा, क्या आप डर गए हैं क्योंकि अगर मोदी वर्सेस केजरीवाल हो जाएगा तो आपको डर है कि मामला गड़बड़ हो जाएगा? हल्केपन की बात से मुझे हैरानी हुई। जगदीश मुखी जी को इतना हल्का क्यों समझते हैं सतीश जी? मुझे तो समझ ही नहीं आता। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ के दिल्ली का एमएलए बन के सीएम बनना चाहते हैं, उनका स्वागत है, वो घोषणा कर दें, आए, हम उनका फोटो लगाएंगे। चलिए सवाल। मेरा क्वेश्चन सतीश उपाध्याय जी से है। अभी जस्ट हमने सुना कि इन्होंने कहा हमारा चेहरा कमल होगा। लोकसभा चुनाव के पहले आपका चेहरा नरेंद्र मोदी जी थे। आपको लगता था कि पूरे देश की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और सब कुछ मोदीमय हो गया। लेकिन विधानसभा की चुनाव के दौरान किसी भी स्टेट में आपने सीएम का उम्मीदवार, सीएम के प्रत्याशी को प्रोजेक्ट नहीं किया आप, और उसके बाद क्या होता है कि फिर आप लाके इम्पोज कर देते हो। और क्या एक बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि सब कुछ पीएमओ से चलेगा, सेंटर स्टेट दोनों पीएमओ से चलेगा? अगर ऐसा नहीं है तो दिल्ली में बीजेपी अपने कैंडिडेट्स, अपने सीएम के प्रत्याशी को क्यों नहीं उतार रही? मोदी जी की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि पिछले 3 बार लगातार हर्षवर्धन आपका चेहरा थे। अब मोदी जी के आने के बाद ये सब बदल गया है, सियासत बदल रहे हैं, आप अपनी सोच बदल रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा और मैं इनकी बात से सहमत हूं जो ये कह रहे हैं। धीरे धीरे ये पूरा देश मोदीमय होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। अभी जितने भी पिछले 2014 में जो चुनाव हुए हैं, 2014 में जो चुनाव हुए हैं, देश को 67-68 साल हो गए और हमारा ये कॉन्शियस डिसीजन है, हमने तय किया है, हम जिम्मेवार पार्टी हैं। हमने हरियाणा में चुनाव लड़ा, हमने कोई चेहरा नहीं दिया। हमने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा, हमने कोई चेहरा नहीं दिया। हमने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा, हमने कोई चेहरा नहीं दिया। हमने झारखंड में चुनाव लड़ा, हमने कोई चेहरा नहीं दिया। हमको आवश्यकता नहीं चेहरों की, हमारे पास कलेक्टिव लीडरशिप है। अल्टीमेटली जीत मायने रखती है। अब वो बेशक चेहरा ना हो, मगर जीत मायने रखती है। अब मोदी एक चेहरा है, वो काम कर रहा है, तो आपको तकलीफ क्या है? देखिए, देश में और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में अब केवल मोदी जी ही हैं, बाकी सब कहीं कोई कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूं कि उनका ये कहना, इससे ये भी जाहिर होता है कि कितना आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है। अच्छा, ये धर्म संकट आपके लेवल पे क्यों है कि आपका चेहरा कौन है? इतने गद्दावर नेता आप खुद हैं, आप खुद क्यों नहीं चेहरा हैं पार्टी की तरफ से? या शीला जी या कोई भी? अभिसार जी, कांग्रेस पार्टी में हमेशा जब भी चीफ मिनिस्टर को कभी प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। जहाँ तक पहले शीला जी का ताल्लुक था, चूँकि वो मुख्यमंत्री थी तो एक चेहरा सामने चल रहा था। लेकिन जब भी नए लेजिस्लेटिव पार्टी आती है, वो नेता का चयन करती है कि लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता कौन होगा। चलिए, अभी आप वो पुराना रिकॉर्ड फिर से चलने लगा, मैं समझ गया। हमेशा वही रहा है। चलिए, वो गजल याद है आपको, किसी का नाम लो, बेनाम अफसाने बहुत से हैं। यही मैं दोनों को अर्ज करना चाहता हूं, किसी का तो नहीं, नाम मगर लो। योगेंद्र जी, आपकी तरफ से अरविंद केजरीवाल है ना मुख्यमंत्री का चेहरा? सर, इसमें कोई 0.1% भी शक नहीं नहीं, है। मतलब वो अभी प्रधानमंत्री की ख्वाहिश दिल में तो नहीं है जिसके चलते सर, जैसे इस देश के हर मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की ख्वाहिश पालने का हक था, और इस देश का सौभाग्य ये कि उनमें से एक बन गया, हर एक को मैं तो चाहता हूं आपको भी ये ख्वाहिश हो, शादी क्यों नहीं है? चलिए, अगला सवाल। योगेंद्र यादव जी से मेरा पहला सवाल कि आप इस गांधीवादी देश में फियर पॉलिटिक्स पे क्यों बिलीव करते हैं? इसमें आपने लोकपाल बिल पास न होने पर 49 देश में अपनी असेंबली को डिसॉल्व क्यों कर दिया?
बहुत अच्छी बात है। गांधी का नाम सुन के इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि आजकल कुछ लोग गॉडसे की मूर्ति लगाने पे तुले हुए हैं। सलाम करता हूं आपको, आपको गांधी याद तो आया। फियर पॉलिटिक्स, बहुत सुंदर बात कही आपने। लोग दंगे करवा रहे हैं, लोग इस देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फियर पॉलिटिक्स से बचना चाहिए, आपने याद दिलाया, दोबारा मैं आपको सलाम करता हूं। तीसरा, आपने पूछा कि हमने 49 दिन के बाद क्यों छोड़ दी सरकार। बहुत अच्छा याद दिलाया, क्योंकि आप लोगों ने 28 सीटें दी थी। अगली बार ज़्यादा देंगे ना। तीसरी बार सलाम करता हूं आपको। चलिए, ये तंज आप पर था सतीश जी। फेयर पॉलिटिक्स, माहौल बिगड़ना। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी ओखला के अंदर ही इनके आम आदमी के प्रमुख लीडर, जिनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने FIR लॉन्च की समाज को बांटने के लिए, जिस प्रकार के पोस्टर लगाए गए, जिस तरह के नक्सलवाद से जुड़े हुए लोग, सांप्रदायिकता से जुड़े हुए लोग पार्टी के अंदर हैं, और जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं दिल्ली को बांटने की, कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो इसमें विश्वास नहीं करती। हम सामाजिक समरसता को लेकर सभी समाज के वर्गों को लेकर के साथ में काम करेंगे, हमारा ऐसा संकल्प है। ये त्रिलोकपुरी जैसी समरसता, बवाना जैसी समरसता नहीं, मुझे लगता है कि ये फिर मुझे काउंटर करना पड़ेगा। त्रिलोकपुरी की बात भी मैं ला सकता हूं, बवाना की भी ला सकता हूं, और कौन कौन नक्सलवादी रहे हैं उनकी भी ला सकता हूं। हमको जो बात हमने कहा है, आपके नेता के ऊपर FIR दिल्ली पुलिस ने लॉन्च की या नहीं की, समाज को बांटने के लिए, मेरा सवाल ये है। मैं आपसे अभी योगेंद्र जी की एक चीज की तो मैं तारीफ करूंगा कि हर बात को बहुत शाइस्तगी के साथ और महज़बाना अंदाज में कह देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी दंगों की या सांप्रदायिकता की बात आप कर रहे थे। त्रिलोकपुरी में जब दंगे भड़काने की कोशिश की गई, इनके विधायक त्रिलोकपुरी से हैं, और बराबर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में मनीष सिसोदिया जी जो हैं पटपड़गंज से MLA हैं। 4 दिन तक दंगा होता रहा, आम आदमी पार्टी का एक व्यक्ति वहाँ नहीं गया। जिस तरीके से साक्षी महाराज और महंत आदित्यनाथ ने एक कम्युनिटी के लिए जिस तरह की अल्फाजों का इस्तेमाल किया, अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी का कोई नेता उसको खंडन तक करने के लिए बाहर नहीं निकला। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये अच्छा है कि आपके स्क्रिप्ट राइटर और नारे लिखने वाले अच्छे हो सकते हैं, आपका अंदाज बड़ा शाइस्ता हो सकता है, लेकिन दिल्ली के लोग इन तमाम चीज़ों को, और चेहरे के पीछे आप लोकपाल की बात करते हैं। आखिरी दिन जब विधानसभा में हुआ तो मैं, अरविंदर सिंह लवली, मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल साहब, हमने ये कहा उनको कि आप ये बिल को हम पूरा समर्थन देंगे, आप इसको जो लीगल इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो होम मिनिस्ट्री से इसकी अप्रूवल लेनी है वो ले आइए, सबसे पहले हम इसको बिल को पास करेंगे। उन्होंने कहा कि अब बिल तो छोड़िए, वो सब्सिडी की बात कर लीजिए। हमने कहा सब्सिडी भी हम कर देंगे। तो जो नेता जन लोकपाल और भ्रष्टाचार के नाम पर कुर्सी को 49 दिन में छोड़ के गया, 9 महीने हो गए हैं, आज तक ना तो जन लोकपाल का नाम लिया है, न स्वराज, जिसका जिक्र जो है एक किताब पढ़ने के बाद आम आदमी के तमाम नेता। बिल्कुल, मैं हारून जी ये मुद्दा मैं उठाऊंगा और योगेंद्र जी से भी मैं इसका जवाब लूंगा कि आखिर लोकपाल गया कहा, जो कि इस पार्टी का वजूद, इसकी आत्मा कही जाती थी। चलिए अब रुख करते हैं हम अपने अगले बड़े सवाल का, और वो सवाल जो कि सियासी तौर पर पूरे देश में गूंज रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने देश को एक विश्वास दिया है, उनका विश्वास भी हमारे इस चुनाव का चेहरा होगा, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और इसलिए लोग उन पर विश्वास करते हैं, और इसी के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी दिल्ली का। 6 महीनों के अंदर एक एक करके जितने वादे करे थे बीजेपी ने, एक एक करके सारे वादे तोड़ती गई। अब तो लोगों ने कहना चालू कर दिया ये बीजेपी की सरकार यू टर्न सरकार है। योगेंद्र जी, मोदी मुद्दा बनता जाना, क्या बाकी दल एक ट्रैप में नहीं फंस रहे हैं ऐसे में? क्योंकि जब मोदी बनाम रेस्ट होगा तो इतिहास दोहराया जा सकता है, जो पिछले कुछ महीनों में हमें दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीनों में सियासी इतिहास दिखाई दे रहा है, चुनावी इतिहास दिखाई दे रहा है। अब इसका ट्रैप है या नहीं वो तो आप तय कीजिए। हम पिछले 8 हफ्ते से क्या कर रहे हैं? हर हफ्ते आम आदमी पार्टी दिल्ली के एक मुद्दे पे अपनी राय देती है। युवाओं के लिए क्या हो, शिक्षा पे क्या हो, बेरोजगारी पे क्या हो, महिला की सुरक्षा पे क्या हो, पानी पे क्या हो, बिजली पे क्या हो, ग्रामीण इलाके में क्या हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनी पे क्या हो। हम तो केवल सकारात्मक मुद्दे रखते जा रहे हैं।
बाकी पार्टियां अभी रख नहीं पाई हैं, शायद टाइम नहीं मिल पाया होगा उनको, लेकिन हमने तो केवल ये मुद्दा बनाया। पता नहीं आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? सतीश जी, पूर्व पत्रकार और आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने ट्वीट किया था कि मोदी जी के पास बीजेपी का एक दल गया था और उन्होंने गुस्से में वो फाइल फेंक दी, ये कहते हुए कि मैं क्या मेरी रैलियां होती रहेंगी, मेरी दम पर ये होते रहेगा। तो ये जो मोदी का मुद्दा है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? मुझे लगता है कि उनके ट्वीट्स तो बहुत तरह के ट्वीट्स हैं और कई सौ ट्वीट्स और कई सौ ऐसे सफ़ेद झूठ हैं जिनको दिल्ली की जनता के सामने लाने की आवश्यकता है। अभी योगेंद्र भाई कह रहे थे कि हम दिल्ली के लोगों से डायलॉग कर रहे हैं। डायलॉग तो कांग्रेस भी सब लोगों से अपने अपने मैनिफेस्टो सब बना रहे हैं, लेकिन हम दिल्ली की जनता को सफ़ेद झूठ कह करके हम अपना प्रचार प्रसार करें। अभी मैं इनको निश्चित रूप से ये आरोप लगाना चाहता हूं कि नेहरू प्लेस के अंदर और इनके नेता मनीष सिसोदिया ने पिछले एक एजेंडा प्रोग्राम में था और कहा कि दिल्ली के अंदर हमने व्यापारियों के लिए जीरो रेट हमारा 49 डेज में हमने किया, हमने 1000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेशन किया। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि आरटीआई की रिपोर्ट है, हमने वो रिपोर्ट मंगवा ली है। 151 रेट्स 49 डेज में हुई है। ऑन एन एवरेज 2 घंटे में दिल्ली के व्यापारियों के लिए 1 रेड हुई और जो रेवेन्यू जनरेशन इन्होंने किया वो जो 1000 करोड़ और जो जिन्होंने 5600 करोड़ रुपए के लिए कहा है उसमें केवल 2033 पॉइंट करोड़ का कलेक्शन इनके उसमें हुआ है। कुछ भी कह देना, कुछ भी हिट एंड रन ट्रायल कर देना, कह दो और इसका जवाब अगर आम आदमी पार्टी दे दे तो सामने आ जाए और आरटीआई मंगा के देखे किस तरह का झूठ दिल्ली में एक विषमता की स्थिति बनाने के लिए आम आदमी पार्टी कर रही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। मेरा सवाल श्री सतीश उपाध्याय जी से है। उपाध्याय जी, हम पहले मोदी जी की बात करें जिसके चेहरे पर आप दिल्ली का चुनाव लड़ना चाहते हैं। मोदी जी दिल्ली आना तो दूर की बात, पहले उन्हें देश में लाया जाए। और जिस तरह पूरे इस बार पार्लियामेंट सेशन में अब आजकल दिल्ली की जो जनता है वो बहुत पढ़ी लिखी हो गई है, हम छात्र लोग बहुत पढ़ लिख लिए हैं। पूरा पार्लियामेंट सेशन चला है उसमें एक तो डेली आपके नेता जो बयान देते थे उसकी माफ़ी मांगने में निकाल दिया करता था। ना तो आपने मोदी सरकार दिल्ली में रेप केस हुआ, मोदी उस पर कुछ नहीं बोले। मोदी तो सिर्फ व्यापार पर बोलते हैं और बॉलीवुड में उनकी फोटो हम लोगों को दिख जाती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, वो ये कह रहे हैं कि मोदी का काम तो ये है जैसे इन्होंने अभी बयां किया। पिछले 6 महीने के अंदर मैं आपको बता दूं कि जिस समय मोदी जी सरकार में आए थे उस समय जो हमारा जो महंगाई का जो रेशियो था, महंगाई की दर जो थी वो क्या थी, इन्फ्लेशन रेट क्या था, उसको आप जान लें। और आज इन्फ्लेशन क्या है। जिस समय मोदी सरकार शासन में आई थी उस समय दिल्ली के अंदर पेट्रोल के दाम क्या थे और आज पेट्रोल के दाम क्या हैं, डीजल के दाम उस समय क्या थे और आज क्या हैं। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से अनऑथराइज कॉलोनी से लेकर के और तमाम तरह की जो दिल्ली की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी कृपा पर अंतर्राष्ट्रीय हालात के नहीं रहे। और दूसरा जहां तक अंतर्राष्ट्रीय हालात की आप बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, हमें तो गर्व है मोदी जी ने जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान की खोई प्रतिष्ठा को वापस बुलाया है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस तरह से लोग मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। चलिए अब हम रुक करते हैं हमारे अगले बड़े सवाल का। क्या दिल्ली में करप्शन का मुद्दा है या नहीं? झूठ बोल के, लालच दे के, धोखा दे के इन्होंने जनता से वोट ले लिया भाई साहब। झूठ बोल के इन्होंने धोखा दे के वोट ले लिया। फिर चुनाव के पहले कहते हैं विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे। अब चुनाव के बाद क्या कह रहे हैं? विकास नहीं करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे। विकास नहीं करेंगे, लड़कियों को जीन्स नहीं पहनने देंगे। विकास नहीं करेंगे, नाथुराम गोडसे के स्टैचू बनाएंगे। विकास नहीं करेंगे, लव जिहाद करेंगे। अरे चुनाव के पहले बताते थे 1 वोट नहीं मिलता तुमको, 1 वोट नहीं मिलता। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है पिछले 6 महीने में एक एक करके पूरी दिल्ली के अंदर झुग्गियां तोड़ दी जा रही। ओखला में झुग्गियां तोड़ दी, वजीरपुर में झुग्गियां तोड़ दी, वसंत कुंज में झुग्गियां तोड़ दी, रंगपुरी में झुग्गियां तोड़ दी। एक एक करके सारी झुग्गियां तोड़ते जा रहे हैं। जिनकी झुग्गियां तोड़ रहे हैं वो अपने बच्चों के साथ खुले आसमान में ठंड के अंदर सड़क पे सो रहे हैं। उन झुग्गी वालों से जाके पूछो उनके अच्छे दिन आ गए। जिस तरीके के झूठे वायदे ये दिल्ली के लोगों से करके आए थे, आज हम सारी दिल्ली में कहीं भी जा रहे हैं। आज सुबह की मेरी ये 5वीं मीटिंग है। जिस तादाद में लोग उभर के आ रहे हैं, निस्संदेह दिल्ली के लोग ये मन बना के बैठे हुए हैं कि इन झूठे वादे करने वाले लोगों को सबक सिखाना है। पोस्टर होर्डिंग की वार में कांग्रेस इनसे पीछे हो सकती है,
क्योंकि हमारे पास वैसा पैसा नहीं है जिनके जैसा इनके पास है, लेकिन लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है, सच के साथ है। समाज में धोखाधड़ी से काम करने वालों के दिन लग गए। धीरे धीरे, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, देखिए आगे क्या होता है। आपका कलम, आपका कैमरा, आपके चैनल, ये सब अपने आप में कहने लगेंगे कि झुग्गी में भाजपा, झोपड़ी में भाजपा, जेजे में भाजपा, ऑटो में भाजपा, ई रिक्शा में भाजपा, टैक्सी में भाजपा, क्योंकि सच में आज पूरे देश का हृदय परिवर्तन हो रहा है। योगेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, लोकपाल आपकी आत्मा थी जिसका सीधा नाता करप्शन से था। ये लोकपाल के स्वर्गवासी होने की वजह क्या है? मतलब मुझे असली वजह बताइए। छोटी सी बात पहले कह दूं, लवली जी ने इतनी लवली बात कही कि कांग्रेस के पास पैसा नहीं है होर्डिंग के लिए। मतलब मर गया मैं तो ये बात सुन के ही। कांग्रेस की ऐसी स्थिति आ गई है। कैसी कैसी बातें राजनीति में होती है। कहा आपने लोकपाल और भ्रष्टाचार के मुद्दे के बारे में। अभी सर, आप दिल्ली में कहीं चले जाइए, हमारी पार्टी के आलोचकों से बात कर लीजिए, अगर टीवी कैमरे के सामने ना हो तो, और उनसे पूछिए कि उस 49 दिनों में करप्शन कम हुआ था कि नहीं। हमारे निंदक भी कहेंगे, आलोचक भी कहते हैं हाँ भाई, पुलिस वालों ने पैसा लेना बंद कर दिया था, एमसीडी का इंस्पेक्टर, डीडीए वाले आते नहीं थे। ये एक बात है जिसे दिल्ली मान चुकी है। जहाँ तक लोकपाल की बात है, हमें जाहिर है अब ज़्यादा पता है कि कितने कानूनी पेंच हैं इसके अंदर, और कांग्रेस और बीजेपी, दिल्ली की केंद्र सरकार की सत्ता में बैठे हुए लोग किस किस तरह के पेंच डालेंगे। लेकिन लोकपाल के सवाल से, भ्रष्टाचार की ईमानदारी से जांच करने के सवाल से हमारा आंदोलन पैदा हुआ है। हम उससे पैदा हुए हैं, वो हमारा मुद्दा था, है और हमेशा रहेगा। अगला सवाल। मेरा सवाल योगेंद्र जी से है। मेरा सवाल ये है कि जब 49 दिनों के लिए आपकी सरकार बनी तो जन लोकपाल जो मुद्दा था, आप वो जन लोकपाल नहीं ला पाए, लेकिन और भी तरीके होते हैं जिससे हम भ्रष्टाचारियों पर कोई ना कोई कार्रवाई कर पाते हैं। आपने कहा कि भ्रष्टाचार कम हुआ। जब भी कोई नई सरकार आती है तो कुछ परिवर्तन होते हैं, हो सकता है उस वक्त भ्रष्टाचार कम हुआ हो, लेकिन आपने पहले के जो भी भ्रष्टाचारी थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर आप अपना स्पष्टीकरण दें। नंबर एक बात, ऐसा नहीं है कि हर सरकार आने पे भ्रष्टाचार कम होता है। अगर ऐसा होता, दिल्ली की जनता याद न करती। दिल्ली के किसी रेहड़ी वाले से पूछ लीजिए, किसी गरीब आदमी से पूछ लीजिए, ऐसा हुआ। लोग तो कहते हैं कि नई सरकार आई, भ्रष्टाचार का रेट बढ़ा नहीं, बहुत अच्छी सरकार है। पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में किसी सरकार के आने पे भ्रष्टाचार रुका, ख़त्म हुआ, बहुत बड़ी बात है। दूसरे कदम हमने उठाए, हाँ जी, जल बोर्ड के कितने अफसरों को सस्पेंड किया था। दूसरे कदम उठाए, जी हाँ, रिलायंस के भ्रष्टाचार के बारे में किसने एफआईआर दायर की थी। जहाँ जहाँ संभव था 49 दिन के अंदर तमाम तरह की चीज़ें की। इसीलिए हड़कंप मच गया था, डरे हुए थे लोग कि झाड़ू वाले आ गए, भाई भ्रष्टाचार की दिक्कत है। नहीं तो क्यों होता है ये असर। मोदी जी भी तो कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जी, मोदी जी भी तो कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर वो उस पे कायम रहते तो मैं सचमुच आपके बीच में रह के उनको सैल्यूट करता। ये अडानी जी को एक बात अभी सर, ये अडानी जी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 7,000 करोड़ रुपए का लोन किस लिए दिया है? ऑस्ट्रेलिया की माइन चलाने के लिए दिया है, या कि ये चुनाव में जो अडानी जी ने किया उसकी भरपाई हो रही है? सतीश जी, सवाल यहां की है कि क्या करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई है या वो एक नारे तक सीमित रह गई है? लोकपाल को लेकर बयान दिया, उस पे आलोचकों की अपनी राय है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या ये महज नारे रह गए हैं या कोई वाकई दिल्ली में करप्शन को लेकर संजीदा है? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो बार बार योगेंद्र जी कह रहे हैं कि किसी गरीब से पूछें, झुग्गी झोंपड़ी वाले से पूछें, भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया था। जिस मुद्दे पर भ्रष्टाचार को लेकर के आपने लड़ाई लड़ी थी, और मेरे पास ऐसे 300 के आसपास झूठ है जो मेरे पास प्रमाण के साथ हैं, जिसको मैं दे सकता हूं, जिसके बारे में इन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं, और उसकी वीडियो टेप भी है कि हम इस भ्रष्टाचार के साथ जिसने भी किया है ना तो सरकार बनाएंगे, ना ही उनका समर्थन लेंगे, ना देंगे। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, सरकार के आने के बाद हम 7 दिन के अंदर उनको जेलों में डाल देंगे। उसके बाद इनका यू टर्न हुआ, फिर उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले बताएं कि उन्होंने भ्रष्टाचार क्या किया है। यानी जिस तरह का यू टर्न लगातार इसके संदर्भ में होता रहा है। और दूसरी बात,
वो सत्ता की मजबूरी नहीं होती, क्योंकि यही आरोप मोदी जी पे भी लगे। इसीलिए मैंने कहा है ना, और मोदी जी की जो कार्यप्रणाली है, मोदी जी जिस ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, मोदी जी जिस शिद्दत से काम कर रहे हैं, पूरा देश इसका गवाह है। और जिन राज्यों के नतीजे आए हैं और पार्लियामेंट के नतीजे आए हैं, वो इसका नतीजा है कि उनकी जो काम करने का तरीका है उस पर पूरी तरह से मोहर है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिस भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, जिस लोकपाल की बात कर रहे हैं, ये लोकपाल उत्तरांचल में खंडूरी सरकार ने बनाया था। उसको अन्ना जी ने कहा था कि हम एज इट इज कर दीजिए, लेकिन किसी ने माना नहीं। ये तो एक बहाना था, मन में प्रधानमंत्री बनने की ललक थी, दिल्ली को छोड़ करके चले गए, दिल्ली को धोखा दे दिया, दिल्ली के साथ जिस तरह का जो काम किया है। और आज हम जो खड़े हैं इस मुहाने पर, 1 साल के अंदर दिल्ली के लिए अगर चुनाव के लिए कोई जिम्मेवार है तो ये जिम्मेदार है, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार इनका जिम्मेदार है। हारून यूसुफ साहब। अभिसार जी, इन दोनों पार्टियों के लिए भ्रष्टाचार केवल एक नारा है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के लिए चलन तो नहीं है कहीं? मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के लिए हकीकत है। ये योगेंद्र जी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, जब वो शुरू में आए तो उन्होंने कहा मैं इनकम टैक्स की नौकरी पर लात मार के आया हूँ, मेरे यहाँ चपरासी 1 करोड़ रुपए कमाता है। तो उन्होंने कितने चपरासी बंद करवाए थे। उसके बाद जब आगे बढ़े तो और भ्रष्टाचार की बात करते चले गए, और इतने दावे के साथ ये क्लेम करते हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। हम रुक करते हैं हमारे अगले बड़े सवाल का, जो बहुत ही ज्वलंत है और जिसका सीधा ताल्लुक हिंसा से। वीडियो क्लिप्स में साफ साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी वाले किस तरह से रॉड से हमारे कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रहे हैं और किस तरह से उन्होंने आग वो कार जलाई है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम लोगों ने खुद अपनी पिटाई करी। बीजेपी वाले अगर ये सोच रहे हैं इस तरह से हिंसा करके वो चुनाव जीत जाएंगे, दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली की जनता शांति प्रिय जनता है। दिल्ली की जनता चुनाव में बदला लेगी। मुझे ये मालूम है कि जब हम लोग सभा करके निकले थे और मनोज जी हमारे साथ थे, वहाँ पर बल्कि हमें रोकने की कोशिश की गई दूसरी पार्टी वालों द्वारा, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जैसे हम प्रचार कर रहे हैं उनके पाँव के तले से ज़मीन खिसक रही है, और इस कारण वो लोग विरोध भी कर रहे हैं और उसका विरोधाभास दिखाई दे रहा है। सतीश जी, इतने उग्र क्यों? क्योंकि सीधा आरोप लग रहा है आपके अपने एक सांसद पर, उनके अपने रिश्तेदारों पर, तो इतना उग्र क्यों हो गए हैं कार्यकर्ता आज? सांसद ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मैंने कहा ना कि झूठ के पैर नहीं होते, और आरोप लगाना हिट एंड रन, बार बार मैं कह रहा हूं, आरोप लगाइए और भाग जाइए, उसको लॉजिकल एंड तक लेकर के आइए, तब उस आरोप का मतलब। जवाब दीजिए योगेंद्र जी, क्या आप हिट एंड रन कर रहे हैं इस मामले में, झगड़े वाले मामले में? सहमत हूं सतीश जी से कि झूठ के पांव नहीं होते, और इनकी हिदायत का पालन करते हुए हमने आज एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें एक एक रिश्तेदार का, जो मारने वाले हैं, चेहरा है, नाम है, कहिए तो फोन नंबर भी सप्लाई कर देते हैं। जवाब दीजिए। आज ही रमेश बिदुड़ी ने कहा है, जो इन्होंने कहा कि रमेश बिदुड़ी से लेकर के उनके लोग थे, उन्होंने कहा कि अगर ये आरोप साबित हो गया तो या तो केजरीवाल दिल्ली छोड़ दें और रमेश बिदुड़ी अपनी गद्दी छोड़ देंगे। ये झूठ बोलना, बेईमानी करना, मक्कारी करना, और वहां जो जीप जलाई गई, वो जीप जो जली, जिस नेता की वो जीप जली, आप देखिए कि वो टेलीविजन शो था, उस शो के अंदर आपके यहां भी शो है, क्या लोग लाठी और डंडा लेकर के आएंगे? और जिस तरह की जीप वो 2 घंटे बाद जलती है, जो नेता उस प्रोग्राम में नहीं था उसकी जीप स्वयं जला दी गई। और जो रमेश बिदुड़ी ने कहा है, मैं निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूं कि अगर रमेश बिदुड़ी वहां पर थे, उनके लोग वहां पर थे, जो लोग अस्पताल में भर्ती थे, या तो केजरीवाल दिल्ली छोड़ के चले जाएं या रमेश बिदुड़ी राजनीति छोड़ दें। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सत्ता में आ गए तो थोड़ा एक्साइटमेंट ज्यादा बढ़ गया आजकल जी, उत्तेजना ज्यादा बढ़ गई है सत्ता में आने के बाद। मैं मानता हूं कि राजनीति के अंदर हिंसा का कोई स्थान नहीं है। दिल्ली के लोग शांतिप्रिय लोग हैं, और सभी को, खास करके यहां भी बहस हो रही है, हम अगर बहस करें, मगर ये मैं जानना चाहता हूं योगेंद्र जी, आप इतनी कड़वाहट, इतना टकराव दिल्ली की सियासत में पहले नहीं हुआ मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा। जैसे आशुतोष जी ने जो धावा बोला था दिल्ली के बीजेपी के दफ्तर पे, फिर उसके बाद आप पर जो लगातार आरोप लगते रहे हिंसा करने की, तो ये कड़वाहट इस लेवल पे क्यों पहुंच रही है दोनों पार्टियों के बीच में? अभी सार, इसे दोनों तरफ की कड़वाहट, दोनों तरफ के हमले, ऐसी आप क्यों शक्ल दे रहे हैं? हमारे कार्यकर्ताओं की पिटाई हो रही है, और ये तो इनके रमेश बिधूड़ी दावा कर रहे हैं, हम तो वीडियो रिलीज कर रहे हैं, फोटो बता रहे हैं, नाम दे रहे हैं, कार्यकर्ता भी हमारे पिटें और जवाब भी मैं ही दूं। कैसा न्याय है भाई?
योगेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, लोकपाल आपकी आत्मा थी जिसका सीधा नाता करप्शन से था। ये लोकपाल के स्वर्गवासी होने की वजह क्या है? मतलब मुझे असली वजह बताइए। छोटी सी बात पहले कह दूं, लवली जी ने इतनी लवली बात कही कि कांग्रेस के पास पैसा नहीं है होर्डिंग के लिए। मतलब मर गया मैं तो ये बात सुन के ही। कांग्रेस की ऐसी स्थिति आ गई है। कैसी कैसी बातें राजनीति में होती हैं। कहा आपने लोकपाल और भ्रष्टाचार के मुद्दे के बारे में। अभी सर आप दिल्ली में कहीं चले जाइए, हमारी पार्टी के आलोचकों से बात कर लीजिए अगर टीवी कैमरे के सामने ना हो तो, और उनसे पूछिए कि उस 49 दिनों में करप्शन कम हुआ था कि नहीं। हमारे निंदक भी कहेंगे, आलोचक भी कहते हैं हाँ भाई पुलिस वालों ने पैसा लेना बंद कर दिया था, एमसीडी का इंस्पेक्टर डीडीए वाले आते नहीं थे। ये एक बात है जिसे दिल्ली मान चुकी है। जहाँ तक लोकपाल की बात है, हमें जाहिर है अब ज़्यादा पता है कि कितने कानूनी पेंच हैं इसके अंदर, और कांग्रेस और बीजेपी, दिल्ली की केंद्र सरकार की सत्ता में बैठे हुए लोग किस किस तरह के पेंच डालेंगे। लेकिन लोकपाल के सवाल से, भ्रष्टाचार की ईमानदारी से जांच करने के सवाल से हमारा आंदोलन पैदा हुआ है। हम उससे पैदा हुए हैं, वो हमारा मुद्दा था, है और हमेशा रहेगा। अगला सवाल। मेरा सवाल योगेंद्र जी से है। मेरा सवाल ये है कि जब 49 दिनों के लिए आपकी सरकार बनी तो जन लोकपाल जो मुद्दा था, आप वो जन लोकपाल नहीं ला पाए, लेकिन और भी तरीके होते हैं जिससे हम भ्रष्टाचारियों पर कोई ना कोई कार्रवाई कर पाते हैं। आपने कहा कि भ्रष्टाचार कम हुआ। जब भी कोई नई सरकार आती है तो कुछ परिवर्तन होते हैं, हो सकता है उस वक्त भ्रष्टाचार कम हुआ हो, लेकिन आपने पहले के जो भी भ्रष्टाचारी थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर आप अपना स्पष्टीकरण दें। नंबर एक बात, ऐसा नहीं है कि हर सरकार आने पे भ्रष्टाचार कम होता है। अगर ऐसा होता, दिल्ली की जनता याद न करती। दिल्ली के किसी रेहड़ी वाले से पूछ लीजिए, किसी गरीब आदमी से पूछ लीजिए, ऐसा हुआ। लोग तो कहते हैं कि नई सरकार आई, भ्रष्टाचार का रेट बढ़ा नहीं, बहुत अच्छी सरकार है। पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में किसी सरकार के आने पे भ्रष्टाचार रुका, खत्म हुआ, बहुत बड़ी बात है। दूसरे कदम हमने उठाए, हाँ जी, जल बोर्ड के कितने अफसरों को सस्पेंड किया था। दूसरे कदम उठाए, जी हाँ, रिलायंस के भ्रष्टाचार के बारे में किसने एफआईआर दायर की थी। जहाँ जहाँ संभव था 49 दिन के अंदर तमाम तरह की चीज़ें की। इसीलिए हड़कंप मच गया था, डरे हुए थे लोग कि झाड़ू वाले आ गए, भाई भ्रष्टाचार की दिक्कत है। नहीं तो क्यों होता है ये असर। मोदी जी भी तो कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जी, मोदी जी भी तो कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर वो उस पे कायम रहते तो मैं सचमुच आपके बीच में रह के उनको सैल्यूट करता। ये अडानी जी को एक बात अभी सर, ये अडानी जी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 7,000 करोड़ रुपए का लोन किस लिए दिया है? ऑस्ट्रेलिया की माइन चलाने के लिए दिया है, या कि ये चुनाव में जो अडानी जी ने किया उसकी भरपाई हो रही है? सतीश जी, सवाल यहां की है कि क्या करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई है या वो एक नारे तक सीमित रह गई है? लोकपाल को लेकर बयान दिया, उस पे आलोचकों की अपनी राय है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या ये महज नारे रह गए हैं या कोई वाकई दिल्ली में करप्शन को लेकर संजीदा है? मुझे लगता है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो बार बार योगेंद्र जी कह रहे हैं कि किसी गरीब से पूछें, झुग्गी झोंपड़ी वाले से पूछें, भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। जिस मुद्दे पर भ्रष्टाचार को लेकर के आपने लड़ाई लड़ी थी, और मेरे पास ऐसे 300 के आसपास झूठ है जो मेरे पास प्रमाण के साथ हैं, जिसको मैं दे सकता हूं, जिसके बारे में इन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं, और उसकी वीडियो टेप भी है कि हम इस भ्रष्टाचार के साथ जिसने भी किया है ना तो सरकार बनाएंगे, ना ही उनका समर्थन लेंगे, ना देंगे। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, सरकार के आने के बाद हम 7 दिन के अंदर उनको जेलों में डाल देंगे। उसके बाद इनका यू टर्न हुआ, फिर उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले बताएं कि उन्होंने भ्रष्टाचार क्या किया है। यानी जिस तरह का यू टर्न लगातार इसके संदर्भ में होता रहा है। और दूसरी बात, वो सत्ता की मजबूरी नहीं होती, क्योंकि यही आरोप मोदी जी पे भी लगे। इसीलिए मैंने कहा है ना, और मोदी जी की जो कार्यप्रणाली है, मोदी जी जिस ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, मोदी जी जिस शिद्दत से काम कर रहे हैं, पूरा देश इसका गवाह है। और जिन राज्यों के नतीजे आए हैं और पार्लियामेंट के नतीजे आए हैं, वो इसका नतीजा है कि उनकी जो काम करने का तरीका है उस पर पूरी तरह से मोहर है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिस भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, जिस लोकपाल की बात कर रहे हैं, ये लोकपाल उत्तरांचल में खंडूरी सरकार ने बनाया था। उसको अन्ना जी ने कहा था कि हम एज इट इज कर दीजिए, लेकिन किसी ने माना नहीं। ये तो एक बहाना था, मन में प्रधानमंत्री बनने की ललक थी, दिल्ली को छोड़ करके चले गए, दिल्ली को धोखा दे दिया। दिल्ली के साथ जिस तरह का जो काम किया है, और
आज हम जो खड़े हैं इस मुहाने पर, 1 साल के अंदर दिल्ली के लिए अगर चुनाव के लिए कोई जिम्मेवार है तो ये जिम्मेदार है, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार इनका जिम्मेदार है। हारून यूसुफ साहब। अभिशार जी, इन दोनों पार्टियों के लिए भ्रष्टाचार केवल एक नारा है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के लिए चलन तो नहीं है कहीं? मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के लिए हकीकत है। ये योगेंद्र जी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, जब वो शुरू में आए तो उन्होंने कहा मैं इनकम टैक्स की नौकरी पर लात मार के आया हूँ, मेरे यहाँ चपरासी 1 करोड़ रुपए कमाता है। तो उन्होंने कितने चपरासी बंद करवाए थे। उसके बाद जब आगे बढ़े तो और भ्रष्टाचार की बात करते चले गए और इतने दावे के साथ ये क्लेम करते हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। हम रुक करते हैं हमारे अगले बड़े सवाल का, जो बहुत ही ज्वलंत है और जिसका सीधा ताल्लुक हिंसा से। वीडियो क्लिप्स में साफ साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी वाले किस तरह से रॉड से हमारे कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रहे हैं और किस तरह से उन्होंने वो कार जलाई है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम लोगों ने खुद अपनी पिटाई करी। बीजेपी वाले अगर ये सोच रहे हैं इस तरह से हिंसा करके वो चुनाव जीत जाएंगे, दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली की जनता शांति प्रिय जनता है। दिल्ली की जनता चुनाव में बदला लेगी। मुझे ये मालूम है कि जब हम लोग सभा करके निकले थे और मनोज जी हमारे साथ थे, वहाँ पर बल्कि हमें रोकने की कोशिश की गई दूसरी पार्टी वालों द्वारा, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जैसे हम प्रचार कर रहे हैं उनके पाँव के तले से जमीन खिसक रही है और इस कारण वो लोग विरोध भी कर रहे हैं और उसका विरोधाभास दिखाई दे रहा है। सतीश जी, इतने उग्र क्यों? क्योंकि सीधा आरोप लग रहा है आपके अपने एक सांसद पर, उनके अपने रिश्तेदारों पर, तो इतना उग्र क्यों हो गए हैं कार्यकर्ता आज? सांसद ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मैंने कहा ना कि झूठ के पैर नहीं होते और आरोप लगाना हिट एंड रन, बार बार मैं कह रहा हूं, आरोप लगाइए और भाग जाइए, उसको लॉजिकल एंड तक लेकर के आइए, तब उस आरोप का मतलब। जवाब दीजिए योगेंद्र जी, क्या आप हिट एंड रन कर रहे हैं इस मामले में, झगड़े वाले मामले में? सहमत हूं सतीश जी से कि झूठ के पांव नहीं होते और इनकी हिदायत का पालन करते हुए हमने आज एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें एक एक रिश्तेदार का, जो मारने वाले हैं, चेहरा है, नाम है, कहिए तो फोन नंबर भी सप्लाई कर देते हैं। जवाब दीजिए। आज ही रमेश बिदूड़ी ने कहा है, जो इन्होंने कहा कि रमेश बिदूड़ी से लेकर के उनके लोग थे, उन्होंने कहा कि अगर ये आरोप साबित हो गया तो या तो केजरीवाल दिल्ली छोड़ दें और रमेश बिदूड़ी अपनी गद्दी छोड़ देंगे। ये झूठ बोलना, बेईमानी करना, मक्कारी करना, और वहां जो जीप जलाई गई, वो जीप जो जली, जिस नेता की वो जीप जली, आप देखिए कि वो टेलीविजन शो था, उस शो के अंदर आपके यहां भी शो है, क्या लोग लाठी और डंडा लेकर के आएंगे? और जिस तरह की जीप वो 2 घंटे बाद जलती है, जो नेता उस प्रोग्राम में नहीं था उसकी जीप स्वयं जला दी गई। और जो रमेश बिदूड़ी ने कहा है, मैं निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूं कि अगर रमेश बिदूड़ी वहां पर थे, उनके लोग वहां पर थे, जो लोग अस्पताल में भर्ती थे, या तो केजरीवाल दिल्ली छोड़ के चले जाएं या रमेश बिदूड़ी राजनीति छोड़ दें। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सत्ता में आ गए तो थोड़ा एक्साइटमेंट ज्यादा बढ़ गया है आजकल जी, उत्तेजना ज्यादा बढ़ गई है सत्ता में आने के बाद। मैं मानता हूं कि राजनीति के अंदर हिंसा का कोई स्थान नहीं है। दिल्ली के लोग शांतिप्रिय लोग हैं और सभी को, खास करके यहां भी बहस हो रही है, हम अगर बहस करें, मगर ये मैं जानना चाहता हूं योगेंद्र जी, आप इतनी कड़वाहट, इतना टकराव दिल्ली की सियासत में पहले नहीं हुआ मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा। जैसे आशुतोष जी ने जो धावा बोला था दिल्ली के बीजेपी के दफ्तर पे, फिर उसके बाद आप पर जो लगातार आरोप लगते रहे हिंसा करने के, तो ये कड़वाहट इस लेवल पे क्यों पहुंच रही है दोनों पार्टियों के बीच में? अभिसार, इसे दोनों तरफ की कड़वाहट, दोनों तरफ के हमले ऐसी आप क्यों शक्ल दे रहे हैं? हमारे कार्यकर्ताओं की पिटाई हो रही है और ये तो इनके रमेश बिधूड़ी दावा कर रहे हैं, हम तो वीडियो रिलीज कर रहे हैं, फोटो बता रहे हैं, नाम दे रहे हैं, कार्यकर्ता भी हमारे पिटे और जवाब भी मैं ही दूं। कैसा न्याय है भाई? अब हम रुक करते हैं हमारे कार्यक्रम के इस आखिरी हिस्से पर। 49 दिन की सरकार क्या आम आदमी पार्टी के काम आई? हमने कहा था बिजली के बिल आधे करेंगे, हमने 48 घंटे में कर दिया। जो कहा वो करके दिखाया था। हमने कहा था 20-20 हजार लीटर पानी हर महीने हर परिवार को मुफ्त देंगे, 5 दिन के अंदर कर दिया था। 5 दिन के अंदर भाई साहब, यही तो मैं सोचता हूं, हमने इतने काम 49 दिन में कर दिए, इनसे 180 दिन में एक काम नहीं हुआ भाई साहब, एक काम नहीं। फिर हमने कहा था महंगाई दूर करेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री बना ना, सीएनजी 50 रुपए किलो थी दिल्ली में,
1 महीने में 35 रुपए किलो कर दी थी। गलत तो नहीं कह रहा जी? याद है सबको? 35 रुपए किलो कर दी थी सीएनजी। ये चुनाव एक दिल्ली के लिए नई रोशनी लेके आएगा। दिल्ली के लोगों ने हमेशा देश को दिशा दिखाई है। ये चुनाव भी जो है वो देश को दिशा दिखाएगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में झूठे वायदे करती हैं उनका लोग क्या हाल करते हैं, ये चुनाव साबित करेगा। सतीश जी, 49 दिन के बारे में आप जो भी कहें, मगर एक बात आप मानेंगे, जितने भी सर्वेज आते हैं उनका आंकड़ा जो भी हो, मगर हर जगह एक चीज जो समान चीज हर सर्वे में दिखाई देती है कि मुख्यमंत्री का सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार, विश्वसनीय उम्मीदवार अभी भी अरविंद केजरीवाल है। देखिए, तो सवाल ये, इसका मतलब ये कि शख्स ने उस 49 दिन में जरूर कुछ अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से जनता अभी भी उसे नंबर 1 मानती है। देखिए, ये 49 दिन का जो सच है और 49 दिन का जो झूठ है, ये 49 दिन का कैंपेन जो आज है, ये पिछले गत पार्लियामेंट के चुनाव में भी यही कैंपेन था और उस समय भी लंबे लंबे वायदे किए गए थे और कहा गया था कि 7 की 7 सीटों पर और कम से कम 4 या 5 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी जीत करके आएगी। और उन सब का जवाब दिल्ली की जनता ने दिया है और आने वाले फरवरी के चुनाव में भी ये 49 दिन का जो सच है, अब इसकी अगर एक एक चीज़ के लॉजिस्टिक में जाएंगे, बिजली से लेकर के कि किस तरह से ST SC का पैसा उठा करके और कहाँ पर दिया, किस तरीके से गलत आंकड़े दिए गए, किस तरह से पानी में जो कैमोफ्लेज किया, इन सारी बातों को तो आपको भी लंबा समय चाहिए, मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन 49 दिन का जो सच है वो सारा का सारा आने वाले फरवरी के चुनाव में दिल्ली की जनता उनको जवाब देगी। अगला सवाल लेते हैं सर। मेरा सवाल योगेंद्र यादव सर से है कि आप हमेशा ये 49 दिन का सरकार में आपने जो कुछ किया उसे एक जुमला की तरह क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्या इंडिया में ऐसी कोई एजेंसी है जो आपके इस 49 दिन की सरकार ने जो कार्य किए उसको कि प्रमाणित करके दिखाया है? ये तो बस सिर्फ आपके अंदर की बात है ना, जमीनी स्तर पे है क्या ऐसा? योगेंद्र, ये इसलिए इस सवाल में दम है क्योंकि देखिए 49 दिन अपने आप में एक पैमाना नहीं हो सकता आपकी क्रेडिबिलिटी का, आपके कामकाज का। आप 5 साल गुजारते तो वो बात होती। अब सर सच ये है, पता नहीं क्यों मेरे मित्रों ने कहा नहीं कि 49 दिन के बाद दिल्ली की जनता नाराज थी। दिल्ली की जनता नाराज थी कि हमने इस्तीफा क्यों दिया। पहली बार इस देश में जनता नाराज थी कि कोई सरकार जा क्यों रही है। नहीं तो जनता सोचती है कि भाई कब जाएगी। अवसरवादिता से नाराज थी, वो आपकी अवसरवादिता से नाराज थी। आप सुनिए तो, मेरी बात सुनिए तो, पहली बार इस देश में कोई जनता इस चीज से नाराज थी। आमतौर पे नाराज ये रहते हैं कि कुर्सी पे बैठा क्यों हुआ है, जाता क्यों नहीं है। पहली बार नाराज थी कि कोई जा क्यों नहीं रहा। आपने पूछा एजेंसी कौन सी होती है, उनके लिए आप ठीक कह रहे हैं। ये सही कह रहे हैं कि 49 दिन के अंदर जनता जो है उसने कहा कि अभी जाना चाहिए। केजरीवाल जी जल्दी इतनी में थे कि उन्होंने लोगों का मूड पहचान लिया था कि दिल्ली का आवाम अब क्या सोचने लगा है। तो उन्होंने कहा कि 49 से 50वां दिन हुआ तो ये जबरदस्ती उठा के फेंक देंगे, क्योंकि धरने के अलावा और कोई काम नहीं किया इन्होंने। पानी की बात करते हैं, 7000 लीटर की इनके मैनिफेस्टो को अगर आप पढ़ें, बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि 7000 लीटर से 1 लीटर ऊपर होगा तो उसको पूरा बिल देना पड़ेगा। दूसरा, बहुत सारी जगहों पे ऑथराइज कनेक्शन ही नहीं थे। ठीक है, ट्यूबवेल से पानी आता है। योगेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लें। इन्होंने पूछा कौन, वैसे सर 7000 लीटर नहीं, आपने लगता है मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं था, कोई बात नहीं। आपने पूछा एजेंसी क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है भाई। लोकतंत्र में उस एजेंसी का नाम होता है जनता। हम जनता के सामने रख रहे हैं और मैं खड़ा होकर इस मंच से कह रहा हूं कि जनता नाराज थी, जनता ने हमें सजा दी। हम जनता के पास अब दोबारा जा रहे हैं, जनता से कह रहे हैं कुछ कसर हमसे रही, कुछ कसर आपसे भी रह गई, आपने सिर्फ 28 सीट दी और हम कह रहे हैं पूरा 5 साल इस बार मौका देके कहना है कि जनता, ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ और वास्तव में बहुत कमाल की बात है योगेंद्र जी कि लोग इसलिए नाराज थे कि आप छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो फिर आप सारे मुद्दों को लेकर के आए योगेंद्र भाई। पार्लियामेंट के चुनाव में क्या हुआ, 7-0 कैसे हो गया? आप इतने ही अगर पॉपुलर थे, हिंदुस्तान की 416 सीटों के ऊपर
आपकी जमानत जब्त हो गई। आप कैसी बात करते हैं कि जनता इससे नाराज है? चलिए, आप हरियाणा छोड़कर भाग गए, मैं आप महाराष्ट्र छोड़कर भाग गए, ठीक है, आप दिल्ली छोड़कर भाग गए। ठीक है, मेरी मजबूरी है, वक्त इतना ही आज मेरा, मगर यकीन मानिए जो तमाम मुद्दे आज इस कार्यक्रम में उठाए हैं, एबीपी न्यूज में आने वाले दिनों में ये मुद्दे उठते रहेंगे, क्योंकि दिल्ली की सियासत गरमा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों और इस जबरदस्त ऑडियंस का इस शो में शरीक होने के लिए। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।